Okay, so what are the applications of beats? Is simply we can repair a musical instrument using the phenomena of beats. See how. Suppose we have one type of guitar which is perfect. Suppose ये एक पहला गिटार हमारे पास है जो कि परफेक्ट है. चलो गिटार हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. ओके, तो ये तुमको पता होगा इस टाइप से गिटार दिखता है. अभी इसका ये सेम वैसा ही और एक गिटार हमारे पास है. अब देखो गिटार काम कैसे करता है, ये देखो ठीक से. अगर इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो तुमको ये तो पता होगा कि उसके ऊपर अलग अलग वायर्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स. और ये स्ट्रिंग्स जो है वो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस एडजस्ट किया जा सकता है. देखो ठीक से. अब यहाँ पे ये जो वायर है, ये पहला वायर, सपोज ये वाला पहला वायर, तो इस वायर का ये जो लेंथ है यहाँ पे, एक तुमको पता है ना कि गिटार जब हम बजाते हैं तो इस तरह से हाथ रखा जाता है और एक हाथ से हम क्या करते हैं, एक हाथ से उसको प्लग करते हैं, ठीक है, वायर को प्लग करते हैं. लेकिन दूसरे हाथ से दूसरा जो उंगली है वो हम यहाँ पे किधर ना किधर रखते हैं, जो मार्क्स होते हैं. अगर मैंने सपोज यहाँ यहाँ पे उंगली रख दिया, सपोज यहाँ पे मैंने उंगली से इस वायर को प्रेस किया, देखो ठीक से, वायर को मैंने इधर से प्रेस किया, इधर यहाँ पे, और अगर सपोज कि इतना जो पार्ट है उसको प्लग किया तो तुरंत क्या होगा, दिस मच पार्ट ऑफ द वायर विल जस्ट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड इट विल इमिट द साउंड नोट of the unique frequency which is associated with the length, that length actually. तो इस इतने लेंथ के साथ वो वाइब्रेट होगा और उसकी वजह से वो उसके ऊपर डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा. और अगर सपोज अभी मैं अगर ये फ्रीक्वेंसी नोट नहीं इमिट करना चाहता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सपोज मैंने ये उंगली रख दिया, सपोज ये जो ये है इसके ऊपर अगर उस वायर को प्रेस किया, जैसे मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ और यहाँ पे प्लग करता हूँ, तो दिस मच लेंथ ऑफ द वायर एक्चुअली बिकम्स द इफेक्टिव लेंथ एक्चुअली. तो ये पूरा जो लेंथ है इस वायर का वो इफेक्टिव लेंथ बन जाता है और वो वाइब्रेट करता है और उसकी वजह से वो अपने लेंथ के हिसाब से अलग यूनिक फ्रीक्वेंसी वहां पे डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है. और इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेकिंग द सेम वायर वाइब्रेट विद डिफरेंट लेंथ्स एट अ टाइम. तो मतलब हम यहाँ पर सपोज ये इतना लेंथ अगर वाइब्रेट करना चाहते हैं, फुल लेंथ अगर वाइब्रेट करना चाहते हैं, तो क्या करना है, यहाँ पे हमको उंगली रखनी है. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वो फिक्स्ड है, तो इसलिए यहाँ पे अगर उंगली रख देंगे तो उसकी वजह से ये वायर जो है उसका फुल लेंथ वाइब्रेट होगा. अगर हम फुल लेंथ वाइब्रेट नहीं करना चाहते, तो इतना ही लेंथ सपोज वाइब्रेट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे उंगली रखना है, तो यहाँ पे उंगली रखेंगे तो उतना ही लेंथ वाइब्रेट करेगा और उसकी वजह से वो अपने लेंथ के हिसाब से फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा. क्योंकि हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर, frequency of any string, vibrating string is always given by 1 upon 2L into root T by M. ये फॉर्मूला उसके लिए है, जिसमें यहाँ पे ये जो L है, ये L मतलब ही लेंथ है. जैसे ही लेंथ चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से लेंथ चेंज करने के लिए हम यहाँ पे अलग अलग जो ये जो मार्क्स दिए हैं या सपोर्ट्स दिए हैं, वो सपोर्ट इसी के लिए होते हैं ताकि हम वहाँ पे उंगली रख के उतना पार्ट जो है वो मीन्स वहाँ पे फिक्स कर दें और उसके आगे का जो पार्ट है वो सिर्फ वायर का प्ले हो. तो अभी इसमें बहुत सारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं, अभी ये जो स्ट्रिंग्स अलग अलग स्ट्रिंग्स है, इसमें देखा जाता है कि ये पहला वाला जो स्ट्रिंग है उसका थिकनेस सबसे कम होता है और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वायर का जो थिकनेस है वो बढ़ता जाता है. मतलब वायर का जो थिकनेस है वो थिकनेस भी अलग अलग हुआ करता है, याद रखो ठीक से. तो समझो ये वायर जो है इसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा है. ओके, अभी सपोज हम दूसरा वायर अगर देखते हैं तो उसका थिकनेस थोड़ा कम होगा मे बी. तो इस तरह से ये पहला वायर है तो इस वायर का थिकनेस कम है इस तरह से. अभी इस वायर का जो थिकनेस है, ये देखो दिखाई दे रहा है, थिकनेस थोड़ा कम है. हेलो हेलो.
कि तो देखो ठीक से, तो ये जो है थिकनेस जो है वो बढ़ता जाता है, जैसे हम और नीचे जाते हैं तो थिकनेस उसका और ज्यादा होगा। तीसरा वायर जो है वो ज्यादा थिक होगा इस तरह से। चौथा वायर जो है वो और ज्यादा थिक होगा, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो समझो ये वायर है, ये और ज्यादा थिक है इस तरह से। मतलब जितना जितना हम वायर ज्यादा दूर दूर जाते हैं तो वैसे वैसे वायर्स जो है वो और ज्यादा ज्यादा थिक थिक होते जाते हैं। और ये थिक होने की वजह से क्या होता है बताएं, कि उनका जो मास पर यूनिट लेंथ है वो चेंज होता है। और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर ही हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। ये देखो इधर, the frequency of the wire depends actually on the mass per unit length of the wire, and that's why we can control the frequency of the wire using this mass per unit length actually. And using these different combinations of mass per unit length and length itself, we can produce the different frequency notes of different frequencies. तो ये जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जो साउंड नोट्स है वो हम आराम से तैयार कर सकते हैं। ओके, अभी चलो ठीक है, ये एक गिटार हमारे पास है। अभी और एक गिटार हम यूज करेंगे, सपोज दूसरा गिटार हमारे पास है। ये देखो, ये एक गिटार है और एक दूसरा गिटार हमारे पास है, ये सपोज ठीक है। लेकिन अभी इसका ये जो गिटार है ये सपोज परफेक्ट है, ठीक है, दिस इज परफेक्ट वन, बट दिस इज सपोज समवॉट टू बी रिपेयर्ड। ये जो गिटार है वो हमको रिपेयर करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे देखो, तो इस गिटार का एक पर्टिकुलर वायर, समझो कि ये वाला जो वायर है जो इस इतना फ्रीक्वेंसी नोट निकालता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला हम वाइब्रेट कराएंगे, ठीक है। और अभी सपोज वही वायर दूसरे गिटार के अंदर भी तो है, देखो इधर, यहाँ पे भी तो वही वायर है कि नहीं। तो उस वायर को हम उसी लेंथ के साथ वाइब्रेट कराएंगे। अगर दोनों वायर्स के फ्रीक्वेंसीज में अगर थोड़ा भी डिफरेंस रहा, अगर मान लो इन दोनों वायर्स के बीच में अगर मान लो 8 का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसीज में 8 का डिफरेंस है सपोज, तो इससे हमको क्या होगा कि ये दोनों वायर जब हम साथ साथ सुनेंगे तो हमको 1 सेकेंड में 8 बीट्स सुनाई देंगे। जैसे कल हम सुन रहे थे कि नहीं, कल जैसे हमने देखा था कि जब सेम फ्रीक्वेंसी के, नियरली सेम फ्रीक्वेंसी के दो साउंड नोट्स जब बजाए जाते हैं तो हमको क्या मिलते हैं, अगर उनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो उनके डिफरेंस के बराबर के बिट्स हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमको 8 बिट्स मिलेंगे पर सेकेंड, ठीक है ना। देखिए, लेकिन अगर सपोज हम यहाँ पे इस वायर का जो इस सितार, ये गिटार का, अगर ये वायर जो है वो अगर थोड़ा टाइट करते हैं उसको रिपेयर करने के लिए टाइट करना पड़ेगा सपोज। तो और सपोज जैसे हम उसको टाइट करते हैं तो अगर हमको पता चलता है कि इट इज, जैसे हम दोनों वायर्स प्लग करते हैं तो हमको अभी 6 नंबर ऑफ बिट्स सुनाई दे रहे हैं, 6 बिट्स हो गए, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ बिट्स कम हो गए, ठीक है। अभी इसका वही जो वायर है वो हम और ज्यादा टाइट करेंगे। जैसे हम और ज्यादा टाइट करेंगे तो पता चलेगा कि नंबर ऑफ बिट्स जो है वो यहाँ पे 4 बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके करीब लेके जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे हम और उसको अगर टाइट करेंगे तो जैसे ही टेंशन बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ाने की वजह से फ्रीक्वेंसी उसका चेंज होगा। और उसकी वजह से अगर मान लो हमको फाइनली 2 बिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, 2 बिट्स मिल रहे हैं, दोनों को साथ साथ बजाने से सपोज 2 बिट्स हमको मिल रहे हैं पर सेकेंड। तो अभी और हम इसको टाइट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 1 बिट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड हो, और एक समय ऐसा आता है कि जब 0 बिट्स प्रोड्यूस होते हैं पर सेकेंड। और जब ऐसा होता है कि 0 बिट्स प्रोड्यूस होते हैं तो वी कैन बी श्योर दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस गिटार इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये गिटार हमने रिपेयर कर दिया, ये इसको हम बोल सकते हैं इस तरह से, रिपेयर किया। कैसे रिपेयर किया, उसके लिए हमारे पास एक रेफरेंस गिटार होना चाहिए जो परफेक्ट होना चाहिए। जो मार्केट से अगर सपोज नया गिटार लेके आएंगे तो वो नया गिटार ये है सपोज, ठीक है, दिस इज अ न्यू गिटार, ठीक है, विच इज परफेक्ट, उसके सारे फ्रीक्वेंसीज एकदम परफेक्ट है, टेंशन लेंथ वगैरह सब परफेक्ट है। लेकिन अभी ये जो गिटार है ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ गिटार है, ठीक है, ये थोड़ा उसको हमको रिपेयर करना है सपोज। तो रिपेयर करने का जो प्रोसीजर है वो यही होता है, जो रिपेयर करना है तो उसका और जो रिपेयर हुआ है मतलब जो परफेक्ट है ऑलरेडी, उसका दोनों का सेम वायर हमको साथ साथ बजाना है। ये देखो, सेम वायर हमको साथ साथ प्ले करना है। अगर हमको बिट्स मिलते हैं तो इसका मतलब वो वायर रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे रिपेयर करने का,
वो बिट्स जो है वो धीरे धीरे टेंशन इस तरह से एडजस्ट करने का, ताकि ये बिट्स जो है वो पहले 8 अगर मिल रहे हैं तो 6 मिले, फिर उसके बाद 4 मिले, फिर 2 मिले, और उसके बाद फाइनली हमको 0 बिट्स मिलने चाहिए। जब तक 0 बिट्स नहीं मिलते हैं तब तक हमको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है। और जैसे हमको पता चलता है कि 0 बिट्स मिल गए तो वो वायर रिपेयर हो गया, ऐसा हम बोलेंगे। अभी चलो ठीक है, ये वायर रिपेयर हो गया, इट्स ओके, बट इसका मतलब गिटार पूरा रिपेयर हो गया क्या? नहीं, अभी एक ही वायर रिपेयर हुआ है सिर्फ। दूसरा वायर रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? द सेम प्रोसीजर हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सेकेंड वायर। तो अभी समझो ये वायर हमको रिपेयर करना है, तो ये वायर इस गिटार का और सेम वायर दूसरे गिटार का हमको एट अ टाइम प्ले करना है, और उनके बीच में के जो बिट्स है वो धीरे धीरे रिड्यूस करते 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 हमको उनको 6 से लेके 5, 5 से 4, फिर 3, 2, 1 एंड देन 0, इस तरह से हमको रिड्यूस करते जाने हैं। तो जैसे ही हम ये दोनों गिटार का जो सेम वायर है वो सेम वायर प्लग करने के बाद उसके जो नंबर ऑफ बिट्स है वो 0 करते जाते हैं, और अगर ऐसा हर एक वायर के बारे में अगर कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो दोनों गिटार जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसीज के साउंड नोट्स वो निकाल रहे हैं, मतलब ही वो रिपेयर हो गया, ये वाला जो गिटार है वो रिपेयर हो गया, ऐसा हम बोल सकते हैं। इन दिस वे वी कैन रिपेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिमेंबर। ओके, अभी इसके बाद हम देख सकते हैं आराम से कि दूसरा जो उसका यूज है, second application of beats is to produce the frequencies of very small frequency, मतलब to produce the sound of very very small frequency। ठीक है, क्योंकि हमको जो साउंड मिलता है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी का होता है हमको पता है ऑलरेडी, कि अभी जैसे 320 हर्ट्ज और सपोज 450 या 80 हर्ट्ज या 512 हर्ट्ज, ये तुमने सुना होगा ऑलरेडी। तो इस टाइप के फ्रीक्वेंसीज की जो है वो वेव्स हमको मिलते हैं, साउंड वेव्स। लेकिन अगर हमको ऐसा वेव प्रोड्यूस करना है जिसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ 20 हर्ट्ज हो, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ 20 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी पैदा करे या 30 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी का वेव पैदा करे, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट इन वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर ये अचीव किया जाता है। वेस्टर्न म्यूजिक के अंदर इस टाइप के जो 20 हर्ट्ज और 30 हर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसीज है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसके लिए ये जो बिट्स का जो फिनोमेना है वो यूज किया जाता है। So this is the another application of the phenomena of beats. Using beats, we can produce the frequencies or sound notes of very very small frequencies. Remember, okay? Or even using the beats only, we can just calculate the speed of a plane in radar system. तो रडार जो सिस्टम होता है जिसके अंदर डिफेंस सिस्टम है, तो उसके अंदर एक ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेटर होता है, सिग्नल जनरेटर होता है, जिसमें से कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रहे होते हैं। और अगर सपोज कोई प्लेन है, समझो ये प्लेन है, और अगर मान लो कि इसके साथ ये उड़ रहा है और इसके साथ ये वेव्स टकरा के जैसे वापिस आते हैं, तो ये वेव्स वापिस आ गए सपोज, तो जाने वाले वेव्स और वापिस आने वाले वेव्स, इन दोनों के बीच में एक छोटा डिफरेंस होता है, डिफरेंस जो कि डॉपलर इफेक्ट की वजह से आता है। यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि हमको पता है कि द वेव्स व्हिच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मूविंग ऑब्जेक्ट अपीयर टू कम फ्रॉम मूविंग सोर्स ओनली। तो मतलब ये वेव्स जो यहाँ पे इस मूविंग ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होते हैं, वो वेव्स ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा इमिट किए हुए हैं, और उसकी वजह से उनके फ्रीक्वेंसी में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी में फर्क पड़ता है तो हमको यहाँ पे बिट्स सुनाई देते हैं, और जैसे हम ये बिट्स सुनते हैं तो यूजिंग दिस नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, यू कैलकुलेटिंग द बिट फ्रीक्वेंसी, वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दिस प्लेन which is moving in the sky. So using this speed, we can find out the location, exact location of the plane after some time, and we can make it crash also if it is confirmed that it is the plane which is moving due to some disastrous purpose.
ठीक है ना। अगर कुछ कुछ अगर अलग डिजास्टर्स पर्पज से अगर वो प्लेन घूम रहा है, या अगर कंफर्म हो जाता है, या दूसरे किसी कंट्री का प्लेन अगर सपोज वो घूम रहा है, या हेलीकॉप्टर घूम रहा है जो सर्वे पर्पज के लिए या किसी अलग उद्देश्य के हिसाब से, मतलब अटैक करने के हिसाब इसके हिसाब से अगर वो घूम रहा है, तो अगर ये अगर कंफर्म हो गया, तो उसको उड़ा देने की जो क्षमता है वो भी इस सिस्टम के अंदर होती है। रडार सिस्टम बोलती है उसको। So this is all about the radar system in which the Doppler effect is used. Okay, now we'll see the next topic in this chapter, that is about the instruments, musical instruments. देखो ठीक से कौन से टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, देखो एक बार। तो एक होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि ये जो इस चैप्टर के अंदर जो हमने जो कुछ भी पढ़ा है, तो उसका पूरा का पूरा जो सबसे ज्यादा यूज जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ही होता है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा होते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, परकशन, और तीसरा होता है विंड इंस्ट्रूमेंट्स, विंड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अभी देखो इन तीनों को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, जिनके अंदर स्ट्रिंग होते हैं तो उनको बोलते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जिनको हम टैप करके बजा सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। और तीसरा होता है जिनके अंदर हम एयर ब्लो करके उनको प्ले कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। अभी देखो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है। तो एक होते हैं प्लक्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। प्लक्ड मतलब क्या, कि जो भी स्ट्रिंग है वो हमको करना है। जैसे अभी तुमको पता होगा गिटार है, या सितार जो होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, प्लग करते हैं। जैसे ही बीच में यहाँ से उसको खींच के छोड़ देते हैं, तो उसके वजह से उसमें से साउंड नोट निकलते हैं। तो उसको उसके लिए उसको प्लग करना पड़ता है। इसको बोलते हैं प्लग स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा टाइप आ जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं स्ट्राइक स्ट्राइकिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब अभी सपोज यहाँ पे हम प्लग नहीं करते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग है उसको हम स्ट्राइक करते हैं। सपोज एक कोई हैमर है, तो इस हैमर से हम इसको एक बार स्ट्राइक करते हैं, तो स्ट्राइक करने की वजह से ही वहां से साउंड निकलता है। तो ये होता है। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको स्ट्राइक इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, स्ट्राइक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। और तीसरे टाइप के जो होते हैं वो होते हैं बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, बोर्ड टाइप। ठीक है, तो बोर्ड टाइप के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे वायोलिन होता है, वायोलिन उसके अंदर भी स्ट्रिंग है, लेकिन उसको हम प्लक नहीं करते हैं या स्ट्राइक भी नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको एक दूसरे स्ट्रिंग के द्वारा इस तरह से घिसते हैं। तो ये जो घिसने का जो ये है प्रोसीजर है, तो इस टाइप का जो घिसने का प्रोसीजर है, तो वो जिनके अंदर यूज होता है, तो उसको हम बोलते हैं बोर्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अभी दूसरा इस तरफ आ जाता है। देखो ठीक से इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं ऑलरेडी, वो तुम पढ़ भी सकते हो आराम से। देखो ठीक से, अगर तुमको चाहिए तो दिखा से भी सकता हूँ। हाँ सर, ओके ओके ठीक आहे, केलं मी आणि अहो माझं पण लेक्चर होतं सर, ऍक्च्युली माझं पण चालू आहे लेक्चर। ओके ओके बाय।
ओके सो देखो ये इस टाइप के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है, तुमको लिख रहे होंगे, जस्ट वेट। देखो अभी ये दिख रहा है, ये देखो सबसे पहला है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट इज string instruments, the second is wind instruments, and the third is percussion instruments. ओके तो अभी इसमें से स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो उनको और क्लासिफाई किया जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं प्लक्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्लक्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कौन कौन आता है, तानपुरा या सितार, गिटार, वीणा, ये सब जो है वो प्लक्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाते हैं। फिर दूसरा आ जाता है बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स, बोर्ड स्ट्रिंग टाइप्स। तो बोर्ड मतलब वहां पे हमको घिसना होता है, तो वायलिन होता है, सारंगी, ये सब जो है वो बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में आ जाता है। और तीसरा है स्ट्रक स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रक मतलब स्ट्रिंग इज स्ट्रक्ड बाय द सम हैमर और स्टिक, तो उसमें संतूर और पियानो ये उसके एग्जांपल्स है। दूसरा फिर है विंड इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखो ठीक से, विंड इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या क्या आता है, एक होता है फ्री विंड टाइप। तो इसके अंदर जो है वो एयर जो है वो ब्लो किया जाता है और उसकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट बचता है। तो उसके अंदर जो है विसल्स जो होते हैं ना हमारे, वो भी एक तरह से फ्री विंड टाइप ही है, और हारमोनियम भी एक तरह से फ्री विंड टाइप इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा होता है एज टाइप, जिनके अंदर जो जो एयर जो है वो उसके कॉर्नर पे बजाया जाता है, कॉर्नर पे उसको ब्लो किया जाता है एयर को। तो जैसे कि फ्लूट, फ्लूट के अंदर भी हम क्या करते हैं, उसके कॉर्नर पे एयर ब्लो करते हैं, तो इसलिए वो एक एज टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया। और रीड पाइप्स, तो उसके अंदर जो है वो भी इसका एग्जांपल्स है क्लैरिनेट, सैक्सोफोन या बैसोन, बजल, बिगल। तो ये सब जो है वो सब रीड पाइप के इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है, जिनके अंदर बहुत सारे जो है रीड्स जो है वो बीच बीच में इंसर्ट किए जाते हैं, पिरोए जाते हैं, और उसके अंदर हमको प्ले करना होता है, एयर ब्लो करना होता है। तीसरा टाइप है परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमको टैप करना पड़ता है, तो वहाँ पे जैसे तबला वगैरह है, तो वो सब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आ जाता है। तो ये सब तुम पढ़ सकते हो आराम से। ओके अभी इसके बाद आ जाता है कि क्वालिटी, जो साउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे ठीक से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है लाउडनेस, ठीक है। दूसरा है पिच, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी। और तीसरा होता है क्वालिटी और टिम्बर। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे लाउडनेस के बारे में। तो लाउडनेस मतलब होता क्या है, देखो कि इंटेंसिटी जो है, साउंड का जो इंटेंसिटी है उसको ही हम लाउडनेस बोलते हैं। तो loudness is measured in terms of intensity of sound, and basically this intensity, the intensity of sound is actually defined as the amount of sound energy which is incident per unit area per unit time, remember। तो देखो यहाँ पे ये सपोज हमारे पास देखो ये सपोज इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड can be defined as the sound energy which is incident per unit area per unit time, or we can say if the wave is moving already in this direction, then the amount of energy which is moving per unit time per unit area cross section at any point is called as the intensity of sound, remember। but अब यहाँ पे अगर देखेंगे ठीक से, तो इंटेंसिटी का जो स्केल है वो बहुत वाइड है। वाइड इन द सेंस इतना बड़ा स्केल है इंटेंसिटी का कि मतलब मिनिमम इंटेंसिटी वी कैन हियर, our ears can hear is simply which is denoted by I naught, which is almost about 10 raised to minus 12, ठीक है, 10 raised to minus 12 watt per meter square। ओके क्योंकि इंटेंसिटी का यूनिट वही होगा, समझ सकते हैं आराम से, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड। तो जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, लेकिन जूल पर सेकेंड इज ऑलरेडी वैट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज वैट पर मीटर स्क्वायर। Okay, so this is the minimum intensity which we can hear, which our ears can detect it। तो ये minimum intensity है जो हमारे कान सुन सकते हैं।
लेकिन अभी इससे आगे जाके जो हम इंटेंसिटी सुन सकते हैं वो बहुत दूर दूर तक, मतलब 10 के जो पावर्स है उधर तक फैल जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 10⁻12, फिर 10⁻11, 10⁻10, 10⁻9, 10⁻1, मतलब आगे चल के 10⁻8, 10⁻7, 10⁻6, इवन 10⁻5, अप टू इवन 10⁻1, इतने इंटेंसिटी के भी वेव्स हम सुन पाते हैं। इतना ये बहुत बड़ा इंटेंसिटी हो गया एक्चुअली। इवन 10⁻1 या 10⁻0 इस ऑर्डर के भी इंटेंसिटीज हम सुन पाते हैं। तो इसलिए देखा जाता कि ये स्केल इतना बड़ा होने के कारण हम क्या करते हैं, इस स्केल को लॉगरिथमिक स्केल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो और उसको डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो जो है डेसिबल में उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आराम से कि जो कि 10 इंटू लॉग ऑफ टू द बेस 10 of this I upon I naught, where I naught is this here. So ये जो है this is called as the intensity which is measured in decibels. Remember, तो ये जो है ये this is the definition of the intensity in decibel. Remember correctly. Okay. और उसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा मतलब ही it is the intensity of sound which is expressed in decibel. तो ये हो गया हमारा बीटा, ये होता है इंटेंसिटी का मेजरमेंट। नेक्स्ट कम्स टू द कंसेप्ट ऑफ पिच। पिच का मतलब क्या होता है, देखो पिच मतलब भी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जैसे हमने कल बताया था, कल जो हमने प्रैक्टिकल में देखा था कि किस तरह से फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की वजह से साउंड का जो क्वालिटी है वो बदलता है। तो जैसे बफेलो साउंड इज वेरी लो पिच। तो लो पिच मतलब क्या, जस्ट लाइक अ साउंड विच इज वेरी वेरी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, जस्ट लाइक अ बफेलो साउंड। ठीक है, जैसे सा रे ग म प ध नि सा जो होता है ना, तो उसमें से जो पहला सा है, वो पहला सा हमेशा उसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहता है। इट्स ऑलमोस्ट 256 हर्ट्ज, रिमेम्बर। और उससे आगे जाके जो हाई पिच का मतलब क्या होता है, तो हाई पिच का मतलब हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड मस्ट बी ग्रेटर, सो मैक्सिमम इट कैन बी 512 हर्ट्ज। तो सारेगामापाधानिसा में लास्ट का जो सा है तो वो भी एक तरह से ये जो है 512 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी का सा है। तो जब हम गाते हैं, जो म्यूजिक जानते हैं उनको पता होगा कि जो पहला सा है वो कैसे गाया जाता है। ठीक है ना, तो पहला सा जो है वो सा रे ग म, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे लास्ट जैसे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं, और लास्ट का जो सा है वो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ गाया जाता है या प्रोड्यूस किया जाता है, और उसको ही हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी या हाई पिच बोल सकते हैं, और ये लो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ रहे हैं तो उसका जो फ्रीक्वेंसी है तो वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये जो इंडियन म्यूजिकल स्केल जो है, वो म्यूजिकल स्केल जो है वो इसके ऊपर ही बेस्ड है। 256 हर्ट्ज से लेके 512 हर्ट्ज तक उसका रेंज है। अभी इसमें ये जो है इसका फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट 256 हर्ट्ज है, और इसका फ्रीक्वेंसी जो है लास्ट वाला सा का वो है 512 हर्ट्ज, और इनके बीच में जो है वो ऑलमोस्ट 8 नोट्स आ जाते हैं, 8 नोट्स। इसलिए इस लास्ट वाले सा को इस फर्स्ट वाले सा का ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव याद रखो ठीक से। ऑक्टेव का मतलब क्या, 8 टाइम्स नहीं, याद रखो ठीक से। ऑक्टेव का मतलब होता है डबल। रिमेम्बर, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो डबल है, लेकिन अभी इसके बीच में जो है वो 8 नोट्स बैठ गए, उसको हम क्या करें। तो इसलिए फिर ये इसको ऑक्टेव बोलते हैं। ऑक्टेव बोलने का रीजन क्या है, ये और ये इन दोनों के बीच में 8 नोट्स बैठते हैं, और इसलिए उसको ऑक्टेव कहा जाता है। बट एक्चुअली वो डबल है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इट्स डबल ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिच। एंड इवन ये भी हमको पता होना चाहिए कि हमारे जो कान सुन सकते हैं, कान हमारा कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुन सकता है और कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के वेव्स हम सुन सकते हैं, तो उसको बोलते हैं द रेंज ऑफ ऑडियोबल फ्रीक्वेंसीज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज, तो इट इज अबाउट 20 हर्ट्ज to 20 kilohertz. This is the range of audible frequency of a human ear.
तो ह्यूमन का जो मतलब इंसान का जो कान है, उस कान का जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वो सुनने का जो कैपेसिटी है वो है 20 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज के से कम फ्रीक्वेंसीज जो है वो हम नहीं सुन सकते, ठीक है, जो कि इंफ्रासोनिक्स कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक्स। रिमेंबर, इंफ्रासोनिक्स मतलब द फ्रीक्वेंसीज विच वी कैन नॉट हियर, विच आर बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, तो उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स। और दूसरी तरफ होते हैं ये 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विच वी कैन हियर, ठीक है ना, विच आर यूज्ड इन द ये जो है 20 किलो हर्ट्ज, उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज जो है, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी जो होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स। रिमेंबर, अल्ट्रासोनिक्स का मतलब क्या होता है? द फ्रीक्वेंसीज विच आर ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है ना, विच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ह्यूमन ईयर। तो जो इंसान का कान जो है वो इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज नहीं सुन सकता है। और ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो सिर्फ बैट्स को सुनाई दिया जाते हैं। तुमको पता होगा बैट्स जो कि होते हैं, वो यूजिंग, उनको आंखें नहीं होती है, वो इस टाइप के अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करके वो जो रिफ्लेक्ट होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, जब जाके वो रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होके आने वाले जो वेव्स है उनको कैच करके ही वो उस ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बारे में अंदाजा लेते हैं। तो ये सब जो है वो बैट्स के यूज करने के लिए काम में आते हैं फ्रीक्वेंसीज। और इस इवन ये जो सोनार इंस्ट्रूमेंट होता है ना, सोनार, किसी भी समंदर का जो गहराई है वो नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, एक टेक्निक यूज की जाती है। सपोज ये समंदर है और ये पानी का लेवल है, और ये समंदर का अगर हमको डेप्थ मेजर करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ये सपोज बोट है जहाँ पे हम बैठे हैं, तो सपोज यहाँ से हम क्या करेंगे, एक वेव्स निकालेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो यहाँ से सेंड करेंगे पानी में से। और ये वेव्स जाके इस समंदर के बिल्कुल लोअर पार्ट से, मतलब इस बिल्कुल लोअर ग्राउंड से, मतलब लोअर सरफेस के साथ रिफ्लेक्ट होके बस जब वापस आएंगे, और ये जब हम वापस आने वाले जो वेव्स है उनको जब कैच करेंगे, तो उनको इसके लिए जो टाइम लगता है, तो जाने के लिए और वापस आने के लिए जो टोटल टाइम लगता है, तो उस टोटल टाइम को अगर हम टाइम से अगर इस टोटल डिस्टेंस को अगर डिवाइड कर देंगे, तो क्योंकि वेलोसिटी तो हमको पता है ऑलरेडी, वेलोसिटी ऑफ द वेव्स हियर इज v सपोज इन वाटर, तो ये v मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम which is divided by 2 will give us actually the distance of that surface of the sea from this water level here। तो ये जो डिस्टेंस है ये अगर d है, क्योंकि देखो जाने के लिए d डिस्टेंस ट्रेवल किया और वापस आने के लिए फिर से d इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया वेव से? 2d इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, जो कि दैट इज शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम टेकन बाय द वेव्स टू रीच फ्रॉम दिस पॉइंट टू कमिंग बैक। तो इसलिए ये जो टोटल टाइम है तो वो यूज करके हम ये डेप्थ निकाल सकते हैं किसी भी समंदर का। तो ये इस तरह से डेप्थ निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम में आता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो है वो अल्ट्रासोनिक्स यूज होते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। इस इंस्ट्रूमेंट को सोनार कहा जाता है। सो दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड in this case, in this way. So this is all about the pitch, that is the frequency. The next concept is about the quality, or it is also called as a timbre। देखो ठीक से, क्वालिटी। अगर सपोज एक साउंड नोट है, तो एक साउंड नोट के अंदर अगर एक ही फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हम कहेंगे उसका क्वालिटी बहुत कम है, लो क्वालिटी का वेव हम बोलेंगे उसको, लो क्वालिटी। लेकिन अगर एक साउंड नोट के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अगर प्रेजेंट है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज, ये भी है, ये भी है, हाई फ्रीक्वेंसीज भी है, और लो फ्रीक्वेंसीज के भी वेव एक ही वेव के अंदर अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे द वेव इज ऑफ हाई क्वालिटी। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, देख सकते हो आराम से कि अगर सपोज इफ यू कंपेयर द साउंड ऑफ अ कैट, ठीक है ना, कैट का जो वॉइस है, और दूसरा रोरिंग ऑफ अ लॉयन, ठीक है, तो लॉयन का जो रोरिंग है, तो वो अगर हम सपोज कंपेयर करेंगे दोनों को, तो हम समझ सकते हैं आराम से कि कैट के वॉइस के अंदर सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए वो हमको क्लियर सुनाई देता है, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि उसके अंदर एक ही फ्रीक्वेंसी होता है, नो डाउट। लेकिन जब हम लॉयन का रोरिंग सुनते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे गुरगुर गुरगुर होते हैं, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होते हैं। तो जब दिस प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ साउंड
is called as the quality of a sound. तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसीज साउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे उतना उसका क्वालिटी जो है वो कहा जाएगा इट्स हाई, और जितना कम फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे इट्स ऑफ लो क्वालिटी. Like this is the third concept called quality, remember, and these are some characteristics of sound, remember. And so see here, these are basically the characteristics of sound. ओके, तो ये देखो, ये क्वालिटी और टिम्बर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है. सो लेट अस सी द न्यूमेरिकल्स इन दिस चैप्टर. तो इस चैप्टर के अंदर के जो न्यूमेरिकल्स है वो एक बार देख लेंगे फटाफट. तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले लिख के लेंगे सारे फटाफट. जस्ट रिमेंबर और रिकॉल what formulae we have studied in this chapter. कौन से फॉर्मूले चैप्टर के अंदर देखे हैं एक बार याद करो फटाफट. सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला हमने देखा इस चैप्टर के अंदर? बेसिक फॉर्मूले जो 11th स्टैंडर्ड में है वो भी भूलना नहीं है, वो भी हमको याद रखने हैं. 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले भी लगने वाले हैं. देखो, सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला देखा v is equal to n lambda, करेक्ट है. This is the basic formula for velocity of waves. Okay. And also we have seen this formula to be in terms of k and omega. याद है? तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ओमेगा अपॉन k. ये भी एक तरह से वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, याद रखो ठीक से. क्योंकि देखो ओमेगा मतलब क्या होता है, 2 पाई n होता है, और डिवाइडेड बाय k जो है, तो k का मतलब क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्बडा हुआ करता है. याद है? 2 पाई बाय लैम्बडा. ये 2 पाई अगर कैंसिल हो गया तो ये बचेगा n लैम्बडा, जिसको हम v बोल सकते हैं आराम से. तो इसलिए वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक तो ये n लैम्बडा और दूसरा ओमेगा बाय k, नो डाउट. चलो ठीक है. और ओमेगा के लिए जो है, ओमेगा के लिए दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक तो 2 पाई इंटू n और दूसरा 2 पाई बाय t. वो भी याद रखना है हमको ठीक से. और t जो है पीरियड के लिए भी दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक तो 2 पाई बाय ओमेगा और दूसरा पीरियड के लिए और क्या फॉर्मूला है हमारे पास, 1 अपॉन n, करेक्ट है. रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज पीरियड. ओके, और बताओ. फाइनली वी कैन सी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव. तो वेव का जो इक्वेशन है वो हमको पता होना चाहिए. द इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन एज y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में ओमेगा t minus kx. Remember, this is going to be the equation of wave, normal wave, simple harmonic progressive wave. Okay, again, अच्छा, इसमें फेज डिफरेंस का भी फॉर्मूला हमारे पास है. देखो, फेज डिफरेंस, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस? देखो ठीक से, फेज डिफरेंस इज गिवन बाय डेल्टा, and delta is found out to be equal to 2 pi x upon lambda. ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला है, याद रखो ठीक से. एक्चुअली फेज डिफरेंस जो है ना वो दो रीजन से आता है, एक तो x की वजह से और दूसरा t की वजह से, याद रखो ठीक से. तो इसलिए फेज डिफरेंस के लिए और एक फॉर्मूला हमारे पास है, फेज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा इंटू t2 माइनस t1. एक्चुअली दिस शुड बी x2 माइनस x1. वाई? बिकॉज दो अगर लोकेशंस है, दो लोकेशन, सपोज ये वेव है और ये एक डिस्टेंस है, इसका यहाँ से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो सपोज x1 है, x1, और दूसरा एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से सपोज x2 है. तो इस पॉइंट का फेज कितना होगा उसको हम बोल सकते हैं डेल्टा 1, विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई x1 अपॉन लैम्बडा. ओके, और दूसरा जो है ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट, इसका फेज कितना है क्या बोलेंगे, तो डेल्टा 2 विच विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू x2
upon lambda, no doubt. And if we want to find out the phase difference delta 2 minus delta 1, then we can get it simply 2 pi x2 upon lambda minus 2 pi x1 upon lambda, which is going to be actually equal to 2 pi upon lambda into bracket x2 minus x1. So this becomes actually the phase difference between the 2 points which are separated by the distance x2 minus x1 here. But if we can call this x2 minus x1 as x simply, then this x2 minus x1 here can be replaced by x, and we can get this simply as 2 pi x upon lambda. तो अगर इस 2 पाई x2 माइनस x1 को अगर हम x बोल देंगे तो उस केस में ये 2 पाई x बाय लैम्बडा बन जाएगा, और यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा था पहले, लेकिन चलो ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आराम से. ओके, तो ये हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द वेव which are located at distance x1 and x2 from the origin. Okay, but now if suppose there is a wave and suppose there is a one particle, ये suppose ये origin है और ये particular एक point है, suppose ये वाला point, ठीक है. इसका फेज जो है वो t1 इंस्टेंट पे कितना है और थोड़े समय के बाद suppose t2 इस इंस्टेंट पे कितना है, वो अगर हम निकालेंगे तो पता चलेगा कि द फेज एट इंस्टेंट t1 इज गोइंग टू बी ओमेगा इनटू t1. तो ये हो गया उसका इनिशियल फेज ओमेगा t1. ओके, एंड फाइनल फेज विल बी एक्चुअली ओमेगा इनटू t2, करेक्ट है. एंड देन द डिफरेंस इन फेज हियर इन दिस केस विल बी एक्चुअली ओमेगा t2 minus omega t1, and hence we can get this as omega common and t2 minus t1 as a final thing inside the bracket, and this is going to be the phase difference between the 2 points which are separated by an instant t2 minus t1, and hence we can get this as phase difference between the two waves, phase difference between the two instants of time which are t1 and t2 are going to be equal to omega into t2 minus t1, remember, which can also be written as omega into delta t. okay, तो ये डेल्टा टी मतलब ही टाइम इंटरवल बिटवीन दोस टू इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. ओके, नाउ विल लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप इज, अच्छा ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन अलग अलग फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं, तो पता है सबको कौन से अलग अलग फॉर्म्स होते हैं इक्वेशन को लिखने के. वेव का इक्वेशन कौन से अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है. तो सबसे पहले y इज इक्वल टू a साइन इंटू, अगर 2 पाई यहाँ पे बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो अंदर में क्या बचता है t बाय कैपिटल T माइनस x बाय लैम्बडा. ये एक तरह से एक फॉर्म है जो कि इंपॉर्टेंट है. दूसरा फॉर्म है y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ 2 पाई एज इट इज बाहर फिर से, और अंदर में ये 1 अपॉन टी को क्या हम लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, तो उसको हम लिख देंगे nt माइनस x अपॉन लैम्बडा. ओके, ये एक और फॉर्म बनता है दूसरा. तीसरा फिर y इज इक्वल टू a एज इट इज, साइन एज इट इज, एंड n कैन बी टेकन कॉमन सो एज टू गेट 2 पाई n एज ओमेगा, एंड ओमेगा इंटू t माइनस x अपॉन v. ये एक अलग फॉर्म बनता है, याद रखो से. और एक फॉर्म है इंपॉर्टेंट जो कि a इंटू साइन ऑफ k, अगर हम कॉमन निकालेंगे बाहर तो अंदर में बचता है vt minus x as it is. This is again another form of the equation of the wave. So these are different forms of equation of wave, remember. और जब भी कोई भी वेव डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो उसके अंदर पाई रेडियन का फेस चेंज होता है हमेशा, ठीक है. और अगर कोई वेव रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है, फेस चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है, तो जीरो फेस चेंज हुआ करता है. ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है. दिस इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव्स. अगेन इंटरफेरेंस के अंदर हमने क्या क्या फॉर्मूले देखे थे, याद करो एक बार फटाफट. व्हाट आर द फॉर्मूले इन केस ऑफ इंटरफेरेंस. उसमें भी दो आते हैं. देखो, अगर एक वेव है जिसका इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, जो कि चलो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे. ये देखो, इंटरफेरेंस हमको डिस्कस करना है.
कौन से फॉर्मूले हमने इंटरफेरेंस के अंदर देखे। तो देखो सबसे पहला वेव का जो इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 इंटू साइन ओमेगा टी ओनली, ओके। एंड दूसरा जो वेव है उसका इक्वेशन बनता है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, where phi is called as the phase difference between the two waves. Then next is अभी ये दो waves जब इंटरफेयर करते हैं, एक साथ आके मिलते हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो फॉर्म होता है, मतलब रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होता है, उसका इक्वेशन होता है इस तरह से, जो कि y1 प्लस y2 मिलता है, बट उसको सॉल्व करने के बाद हमको वो मिल जाता है r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है, where r and delta are just variables which depend on a1 a2 and phi, and we can prove that this r happens to be simply root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos phi, and delta happens to be actually tan inverse of, in the bracket the numerator will be occupied by, देखो a1 sin अल्फा 1, बट यहाँ पे अल्फा 1 तो जीरो ही है, मतलब फाइ 1 तो जीरो है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो इसलिए वहां पे वो टर्म नहीं आएगा, डायरेक्ट सेकेंड टर्म आएगा, इट इज a2 इंटू साइन फाइ, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में कॉस वाले टर्म्स आते हैं, जिसमें ये पहला टर्म आएगा a1 itself because into cos 0 is 1 only, प्लस यहाँ पे आ जाएगा दूसरा टर्म a2 into cos phi. So this happens to be the formula for delta, okay. Apart from this, whenever there are two different situations which are called as the constructive interference and destructive interference. What happens in constructive interference? Constructive interference में क्या होता है, amplitudes of the two waves just get add up together and the intensity of the wave is maximum and amplitude is maximum, which is denoted by R max. So this R max is actually given by A1 plus A2, remember, and this happens only when the phase difference phi between the two waves is going to be 0 or 2 pi or 4 pi or 6 pi and so on up to even multiple of pi, any even multiple of pi, remember. And in this case the intensity is maximum intensity in this case is going to be actually the resultant amplitude square, which is going to be a1 plus a2 the whole square. This is the maximum intensity getting in case of constructive interference. And what happens in case of a destructive interference? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या होता है, तो देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में होता ऐसा है कि एम्पलीट्यूड बिकम्स मिनिमम and the actual net amplitude or resultant amplitude here is actually going to be the difference of the two amplitudes of these two waves. तो a1 minus a2 के बराबर वो बनता है, और उस केस में इंटेंसिटी भी मिनिमम होता है, जो कि मिनिमम इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो a1 minus a2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ये मिनिमम इंटेंसिटी होगा। और ये होता कब है, when this happens, it happens only when this phase difference between the two waves is actually either pi or 3 pi or 5 pi or 7 pi and so on up to any odd multiple of pi, which can be written in terms of path difference. तो पाथ डिफरेंस यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो देखो ठीक से पाथ डिफरेंस के लिए हमको मिलता है इधर 0 और लैम्बडा और 2 लैम्बडा और 3 लैम्बडा और 4 lambda and so on up to n lambda in general path difference, okay. But here the path difference in case of destructive interference becomes actually equal to either lambda by 2 or 3 lambda by 2 or 5 lambda by 2 or 7 lambda by 2 and so on up to any odd multiple of lambda by 2. That's it. So this is going to be the condition for getting the destructive interference, which can be written in general as 2n minus 1
into lambda by 2, where 2n minus 1 stands for the odd number, and this odd number multiplied by lambda by 2 gives us the condition for path difference for destructive interference. Okay, and what is the formula for ratio of maximum to minimum intensity? So we get that maximum intensity I max to I min, that is maximum to minimum intensity in case of interference is A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square. That's it. So this becomes the ratio of maximum to minimum intensity in case of a interference. Okay, चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम रुकते हैं. फॉर्मूले हमारे इंटरफेरेंस तक हमारे हो गए. ठीक है, बाकी जो स्टेशनरी वेव्स और जो आगे के जो फॉर्मूले हैं बीट्स के रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो आप लर्न करके रखो आप और सॉर्ट आउट भी करो प्रॉपर, so that we can start with the numericals directly tomorrow in the next lecture. Okay, तो यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं. यहाँ पे 6:30 बजे मैथ्स का लेक्चर है डिफरेंशिएशन के ऊपर, तो वो ज्वाइन कर लेना. ओके, Okay, sir. Yes, sir. Thank you, sir. बाय.